अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा आज दूसरी क्लास होने वाली है हमारे कोर्स की। तो पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बात की थी। उसके बाद हमने आपको ये भी सिखाया था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आई होप आपने उस चीज़ को रिकैप किया होगा, रिवाइज किया होगा। तो आज हम डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था। तो इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आई वॉन्ट यू कि आप भी अपनी एनसीईआरटीज़ निकाल लीजिए, मेरे पास भी है एंड आपके पास भी होनी ही चाहिए। एनसीईआरटी अपडेटेड जो नई वाली आई है आपके पास होनी चाहिए। ओके बेटा, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे हम एक्सरसाइज। अच्छा, किसी को अगर डाउट हो तो वो मेंशन करिएगा, ठीक है। पिछली वाली एक्सरसाइज में, मतलब पिछली वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था, आपके पास सोर्सेज है हमारे कनेक्शन के, तो कांटेक्ट कीजिएगा फॉर दैट। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन। जस्ट अ सेकेंड बेटा, हम बात करेंगे अभी बेटा हम बात करेंगे अभी एक्सरसाइज 3.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो, सबसे पहले हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी, उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अभी ये सब छोड़िए, ध्यान से सुनो बेटा। क्या हम ये चीज पहले से करते आए हैं ना? 6th से हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी, वो ऐसे ही करके आज भी है। इक्वेशंस बनानी होंगी, फिर सॉल्व करेंगे। बट बेटा, इक्वेशंस बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ कीवर्ड्स याद रखोगे, मतलब कौन से वर्ड्स के लिए हमें कौन सी ऑपरेशन यूज करनी है, एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, डिवीजन वाली। तो मैं कुछ चाहता हूं कि थोड़े बहुत आप कीवर्ड्स याद रखो। आई नो कि आपने पढ़ रखे हैं ये सभी चीजें, आप जानते भी हो, बट जस्ट ए क्विक रिकैप्चुलेशन। देखो बेटा, अगर कभी आपके पास ऐसे करके वर्ड्स मिले, फॉर एग्जाम्पल एडेड टू करके आपको मिला, ऐसे वर्ड्स एडेड टू या मोर देन, एडेड टू, मोर देन, या आपको मिला ये वर्ड इंक्रीज्ड बाय, है ना, इंक्रीज्ड बाय आपको मिला, या मिलेगा आपको सम ऑफ, इंक्रीज्ड बाय सम ऑफ, या ऐसे करके आपको कहीं पे वर्ड देखा टोटल ऑफ, है ना, टोटल ऑफ। ये जो वर्ड्स है आप इनके बदले कौन सी ऑपरेशन यूज करोगे? एडेड टू, मोर देन, इंक्रीज्ड बाय, सम ऑफ, एक्सीड्स बाय, एक्सीड्स या एक्सीडेड बाय करके आएगा, एक्सीड्स, ऐसे करके जो भी वर्ड्स आप ऐसे देखोगे टोटल ऑफ करके, तो इन सभी वर्ड्स के लिए आप क्या चीज यूज करोगे? एडिशन। इन सभी वर्ड्स के लिए आप यूज करोगे, शाबाश, एडिशन। तो एडिशन के आप यहां पे यूज करोगे जब आपको ये वाले वर्ड्स मिलेंगे, मोर देन, इंक्रीज्ड बाय, सम ऑफ, टोटल ऑफ, एक्सीड्स, यहां पे आप एडिशन यूज करेंगे। अगर आपको कहीं पे ये चीज मिली, कौन सी चीज? आपको वैल्यू मिला, या सिंपली या तो सब्ट्रैक्शन लिखा होगा, है ना, सब्ट्रैक्शन लिखा होगा सिंपली, है ना, या तो डिक्रीज्ड बाय लिखा होगा, आपको मिलेगा डिक्रीज्ड बाय, है ना, ऐसे करके मिलेगा आपको, या डिफरेंस ऑफ मिल सकता है, DIFF में लिखता हूं, डिफरेंस ऑफ, या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो आप समझ ही जाओगे। ऐसे करके जब आपको वर्ड्स मिलेंगे तो आपको इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय मैंने लिखा, हाँ, एडेड टू, मोर देन, सम ऑफ, ऐसे करके जब आप वर्ड्स देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि इन सभी वर्ड्स के बदले आप यूज करोगे सब्ट्रैक्शन, या लेस देन भी आ सकता है। जैसे वहां पे मोर देन आया, यहां पे लेस देन आ सकता है ना। तो इन सभी वर्ड्स के बदले आप यूज करोगे, शाबाश, सब्ट्रैक्शन। देखिए, ये सब समझने के बाद आप वर्ड प्रॉब्लम्स में हेसिटेट नहीं करोगे, आप सिंपली जल्दी से उनको सॉल्व कर पाओगे। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? कहीं पे आपको ये वाले वर्ड्स मिलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय, तो आप समझ ही जाओगे, मल्टीप्लाइड बाय, या ऐसे करके आपको आएगा टाइम्स बाय, या बाय टाइम्स मिलेगा आपको, या आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मिल सकता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ। तो जब आप ये वाले वर्ड्स देखोगे, मल्टीप्लाइड बाय, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, टाइम्स, ऐसे करके, तो इन सभी वर्ड्स के लिए आप यूज करोगे कौन सी ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन आप यूज करोगे। ऐसे करके लास्ट में अगर कहीं पे आपको मिला कोशेंट ऑफ आपको मिला, या आपको सीधा ही मिलेगा डिवाइडेड बाय, ऐसे करके कोशेंट ऑफ डिवाइडेड बाय, या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग,
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मिलेगा आपको, या शेयर्ड मिलेगा आपको, शेयर्ड। ऐसे करके जो भी वर्ड्स मिलेंगे, कोशेंट ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय, ऐसे करके जब भी आपको वर्ड्स मिलेंगे डिवाइडेड बाय या शेयर्ड बिटवीन, शेयर्ड अमंग, तो उन चीज़ों के लिए आप कौन सी ऑपरेशन यूज़ करोगे? शाबाश, डिवीजन आप यूज करोगे। बेटा समझ आ रहा है आपको? तो ये कीवर्ड्स सब याद रखोगे, इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। मोर देन के बदले एडिशन, टोटल ऑफ के बदले एडिशन, है ना, मल्टीप्लाइड बाई के बदले टाइम्स के बदले मल्टीप्लिकेशन। ये कीवर्ड्स आपने याद रखे, मैं चाहता हूं कि आप नोट करके लिखिए। ओके, तो ये कीवर्ड सब याद रखोगे। इनके बाद, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए, गेट योर एनसीईआरटीज आउट एंड योर रफ नोटबुक। देखिए, मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले मैं चाहूंगा कि आप भी ट्राई कर लो, उसके बाद हाँ जी सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 वी आर डिस्कसिंग नाउ, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। चलो बेटा ध्यान से, क्लास में बिल्कुल एनर्जी के साथ रहना है। देखो, अल्टीमेट मोड आपको जो एजुकेशन का मिलेगा ना, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज यूज करने हैं तो ऑनलाइन की आदत डाल लो आप। समझ आ रहा है कि नहीं यार? 10th क्रॉस करके 11th में आप एक बहुत बड़े पूल में जाओगे। बेटा आपको समझ आ रहा है? तो मोस्टली जो रिसोर्सेज होंगे ऑनलाइन ही होंगे। तो अपने आप को इस माहौल में अडॉप्ट कर लो, आदत डाल लो ऑनलाइन चीजों की। एंड ऑनलाइन में क्या होता है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब जाके बात बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स क्विज में, दैट इज इक्वल टू 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अभी मैंने कीवर्ड्स में मोर देन के बदले क्या सिखाया था? एडिशन होगा। शाबाश। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखो बेटा, एक क्विज हुआ है, क्विज में टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 10 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बोल रहा है कि गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। गर्ल्स जितनी है वो बॉयज से 4 एक्स्ट्रा है, 4 ज्यादा है। तो मुझे बताओ गर्ल्स कितनी होंगी एंड बॉयज कितने होंगे? चलिए अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको लिखता हूं यहां पे बॉयज प्लस गर्ल्स। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 10 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप नंबर ऑफ बॉयज के बदले हम x लिखेंगे, बिकॉज वी डोंट नो द नंबर ऑफ बॉयज। हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, तो हम मान के चलेंगे x इज द नंबर ऑफ बॉयज। इन द सेम वे हम मान के चलेंगे y इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स 10। ये रही हमारी पहली इक्वेशन। अरे यस और नो बेटा, बहुत ही सिंपल चीज है। अब यहां पे वर्ड्स की तरफ आप ध्यान दोगे। शाबाश। इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या रखा है? y। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन, तो प्लस 4 मोर। मैंने अभी मोर देन के बदले एडिशन यूज करेंगे। 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। क्या नंबर ऑफ बॉयज x है? तो ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन, खत्म। यही सब तो करना था ना, ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। अब आप इसी चीज को लिखेंगे, वही सॉल्यूशन हुआ। देखो बेटा ध्यान से, लाइन खींच लेता हूं यहां पे। देखो बेटा, लेट x be the number of boys, x be the, कौन से बॉयज है? लेट x be the number of boys who participated in the mathematics quiz and y be the number of girls, y be the number of गर्ल्स। शाबाश। अब देखो बेटा, कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन क्या है? द कंडीशन फर्स्ट इन द गिवन इज, क्वेश्चन इज कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 10। तो मैं पहले उस हिसाब से लिखूंगा, कंडीशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या ये मेरी पहली इक्वेशन बनी? बेटा यस और नो, बहुत ही आसान है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, तो दूसरी कंडीशन क्या है? देखो बेटा, मैंने पहले आपको वहां पे एक्सप्लेन किया, तब जाके मैं यहां पे फ्लो में लिख रहा हूं कंडीशन सेकंड। तो कंडीशन सेकंड क्या है? कंडीशन सेकंड इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स y इज 4 मोर देन प्लस 4 देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज x। ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। यार यही सब तो करना है ना बेटा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। चलिए, तो अब मैं इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन के बदले 2 लाइंस बनाऊंगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सॉल्यूशन होगा। बात खत्म। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या है?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 विच एम्प्लाइज, क्या मुझे यहां से y की वैल्यू 10 माइनस एक्स मिलेगी? अरे यस और नो बेटा, मैंने प्लस x को ट्रांसपोज किया, यहां से जाके माइनस एक्स बनेगा, इजंट इट? चलिए तो मैं बोल सकता हूं, चलिए अब हम इसकी टेबल ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं यहां पे बनाऊंगा क्योंकि मुझे फिर इक्वेशन सेकंड का भी बनाना है। देखो बेटा ध्यान से, x एंड y, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करूं, x की वैल्यू मैंने रखी 5, क्या y की वैल्यू 10 माइनस 5 बनेगी? अरे यस और नो? इसी तरीके से चलिए मान के चलिए मैंने x की वैल्यू ली 2, x की वैल्यू मैंने ली 2, क्या y की वैल्यू मुझे 8 मिलेगी? तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स है? 5,5 एंड दूसरा पॉइंट है मेरे पास 2,8। दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन फर्स्ट, है ना? चलिए अब हम इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या है इक्वेशन सेकंड बेटा? इक्वेशन सेकंड इज y इक्वल्स x प्लस 4, यहां पे कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना, सीधा हम सोल्यूशन टेबल बनाएंगे। देखिए ये रहा हमारा x एंड ये रहा हमारा y। चलिए तो x के बदले में 2 लिखूं, क्या y 6 बनेगा? अरे यस और नो? बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दिख रहा है ना? हाँ जी। तो x के बदले मैंने यहां पे लिया फॉर एग्जाम्पल 4, हाँ, तो y क्या मिलेगा मुझे? 10। तो मेरे पास दो पॉइंट्स कौन से हैं? 2,6, 4,10। अरे है कि नहीं है? बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? अब हम इन्हीं पॉइंट्स को ड्रा करेंगे इस ग्राफ पे, तो ग्राफ से जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मिलेगी हमें। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या ये चीज मिली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? तो पहला पॉइंट है हमारा 5,5, तो x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 एंड y एक्सिस पे 1 2 3 4 5, लगभग ये चीज। देखो दूर से आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, नजदीक से नहीं, मुझे नहीं दिखेगा, तजुर्बे की बात है। तो ये है हमारा पॉइंट। थोड़ा बहुत इधर उधर बोर्ड पे हो सकता है, बट आप जब भी बनाओगे ग्राफ पे बनाओगे। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो ये है हमारा एक पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट का नाम भी लिखोगे 5,5, चलिए अभी जरूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा 2,5, x इक्वल्स 2, नहीं 2,8 है, सॉरी 2,8, x इक्वल्स 2 एंड y इज 8। ये रहा x2 और ये रहा हमारा y इज इक्वल टू 8। तो इस लाइन सेगमेंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा, आगे भी मैं प्रोसीड करूंगा थोड़ा बहुत, तो ये है हमारी L1। क्या चीज? ये है हमारी L1। तो किस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप इक्वेशन लिखो तो ठीक, ना लिखो तब भी ठीक। चलिए अब हम दूसरी लाइन की बात करेंगे, दूसरी इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट होती है उसकी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है 2,6, तो ये रहा 2 एंड दिस इज 2 3 4 5, तो ये है 2,6। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाबाश। चलिए तो दूसरा पॉइंट है हमारा 4,10, तो ये है 4 एंड क्या ये रहा हमारा 10, 4,10 ऐसे करके। तो ये है दो पॉइंट्स। जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, ध्यान से देखेंगे आप, 4,10, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट आप एग्जैक्टली बनाओगे अपने टाइम पे। चलिए हाँ जी, 4,10, डैम ये मैंने क्या कर लिया, इरेज कर दूंगा। चलिए फिर से बनाते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा 2,6, तो क्या 2,6 ये है हमारा? हाँ जी 2,6 ये है। देन वी हैव 4,10, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 10, तो ये वाला पॉइंट है ना, तो 4,10। चलिए अब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे करके पॉइंट के थोड़ा इधर उधर जा सकता है। बेटा मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, वो भी फ्री हैंड, तो थोड़ा लाइन इधर उधर जा सकती है। चलिए जब आप इसके एक्सिस देखोगे तो लगभग ये बनेगी इसकी एक्सिस। अब आप इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ, आप उसका x कोऑर्डिनेट देखोगे, x कोऑर्डिनेट 3 है, यहां से नीचे जाओगे तो 3, इसका y कोऑर्डिनेट देखोगे तो 7 है। बेटा ये टेढ़ी लाइन मैंने ली है क्योंकि पॉइंट एक्चुअली इंटरसेक्शन यहां पे होता है, ठीक है? मैं चौक से बना रहा हूं, समझ आ रहा है कि नहीं यार? तो 3,7। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम ग्राफ हमें क्या मिला? सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल्स 3 and y is equal to 7 is the solution. X equals 3 and y equal to 7 is the solution. बेटा therefore number of boys, बेटा number of boys क्या मैंने x लिया था? number of boys x is equal to 3 and number of girls कितना है हमारा?
नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, तो मैंने y लिया था तो नंबर ऑफ गर्ल्स रहा हमारा 7। ऐसे करके हम लिया था ना मैंने, x बी द नंबर ऑफ बॉयज एंड y बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब अगर आपको चेक करना हो क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या गलत है, तो आप किसी भी इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के बराबर मिलनी चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं, ये वाली पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहां पे चेक करने के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में मुझे x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 इक्वल्स 10, क्या 10 इक्वल्स 10 मिला? अरे यस और नो, तो यही तो है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर आप दूसरी इक्वेशन में भी डालना चाहो वहां से भी आपको वैल्यू मिलेगी। क्या दूसरी इक्वेशन ये है y इक्वल्स, यहां पे मैं बनाऊंगा, कहां पे, चलिए यहां पे लिखता हूं मैं आपको क्लियर करने के लिए। तो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या है 7 इक्वल्स x की वैल्यू 3, यहां से प्लस 4, तो 7 इक्वल्स 7 मिला कि नहीं मिला? तो ऐसे करके हमने सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। पहले हम लाइन को बनाएंगे बेटा, पहले हम इक्वेशन उसको बनाएंगे, उसके बाद टेबल ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे एंड उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो वहां से आपको x एंड y का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां तक क्लियर? पक्का? कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें रिसोर्सेज में बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं अभी ध्यान से। बेटा एकदम रफ्तार में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इसकी जो है पहले लेक्चर में हम सारा बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब जो कुछ रह गया होगा थोड़ा बहुत तो वो हम धीरे धीरे करते जाएंगे। चलिए मैं इस ग्राफ को भी मिटा देता हूं, क्योंकि यहां पे फिर मुझे दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, दूसरे क्वेश्चन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 देखिए आप। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? बेटा वी हैव 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50. 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen each. देखो बेटा हमारे पास ये 5 पेंसिल 7 पेन है ना, 5 पेंसिल्स, तो 5 पेन्स की कॉस्ट की बात हो रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वायरस 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। चलिए अभी पेन पेंसिल को छोड़िए, यहां पे ध्यान से देखिए आप, हमारे पास क्या है। चलो अगर मैं लिखूं यहां पे वी हैव पेन्स एंड पेंसिल्स है ना, हाँ, लेट एक्स बी द, तो कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड ईच पेंसिल निकालना है। लेट एक्स बी द, एक्स बी द cost of each pencil. Let x be the cost of each pencil and y be the cost of each pen. तो मैंने पेंसिल का कॉस्ट लिया x, एक पेंसिल का कॉस्ट, और एक पेन की कॉस्ट मैंने ली y। बेटा ध्यान से समझो, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की आती है एक चॉकलेट, ठीक, तो 5 चॉकलेट्स के 50 रुपए की आएंगी। कैसे करके? 5 into 10, आपने नंबर ऑफ चॉकलेट्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट किया। यार ऐसे करके ना आपको एक चॉकलेट मिलती है 10 रुपीज की, 10 रुपीज की, तो 5 चॉकलेट्स क्या 5 into 10 इक्वल्स 50 की मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो ऐसे करके अगर मैंने एक पेंसिल का कॉस्ट लिया, चलो मैं अभी इसको नहीं मिटाता हूं, मैंने एक पेंसिल का कॉस्ट लिया x, एक पेंसिल का कॉस्ट लिया मैंने x। अब कितने पेंसिल्स की बात हो रही है? शाबाश, हाँ 5 पेंसिल्स। क्या 5 पेंसिल्स की कॉस्ट 5 into x होगी? जैसे यहाँ पे 5 चॉकलेट्स की कॉस्ट 5 into 10 थी। अरे यस और नो? बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाबाश। तो मैं लिखूं इसी चीज को, ओके। तो लेट x बी द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड y बी द कॉस्ट ऑफ ईच पेन। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन, तो क्या है फर्स्ट कंडीशन? वी आर गिवन विद, क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। 5 पेंसिल्स तो 5x, 7 पेन्स, एक पेन का कॉस्ट y, 7 पेन्स का 7y इज इक्वल टू रुपीज 50। ये रही हमारी पहली इक्वेशन, मामला खत्म। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। देन वी हैव, ओके, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है?
सेकंड कंडीशन है हमारे पास वायर एज 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट x, तो 7 पेंसिल्स की 7x, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो एक पेन की कॉस्ट y, 5 पेन्स की कॉस्ट 5y इज इक्वल टू ₹46। ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम टेबल ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल्स 50, 5x प्लस 7y इक्वल्स 50। ये चॉकलेट इसमें भी हटा देता हूं यहां से, बाद में खा लेना आप, ध्यान से देखिए। चलिए तो 5x प्लस 7y इक्वल्स ₹50। तो मैं यहां से देखिए, मैं 7y अपनी जगह पे रखता हूं, 50 भी अपनी जगह पे ही है, प्लस 5x को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस 5x बनेगा। 7 यहां से मल्टीप्लिकेशन में है, यहां से गया तो यहां पे जाके डिवाइड बनेगा, ये रहा। इसकी आप टेबल ऑफ सॉल्यूशन बनाओगे यहां। ये है आपकी होमवर्क। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है? अच्छा ये दिख रहा है ना आपको नीचे वाला साइड, हाँ जी। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं यहां पे लिखूं थोड़ा, हाँ ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए ये मैं टेबल ऑफ सॉल्यूशन बता देता हूं, यहां पे आप खुद बनाओगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 7x प्लस 5y, शाबाश, इक्वल्स 46। देखिए मैं 5y को वहीं पे रखूंगा, 46 को अपनी जगह, इस प्लस 7x को मैं ट्रांसपोज करूंगा, क्या माइनस 7x बनेगा। बेटा 5 को मैं यहां से हटा के मल्टीप्लिकेशन में था तो यहां पे डिवीजन में जाएगा। इसकी टेबल ऑफ सॉल्यूशन यहां पे बनाओगे, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स बनेंगे ना बेटा 10, 20, 16, 35 सॉरी 15 करके ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स बनेंगे, तो इतना ग्राफ मेरा बड़ा है भी नहीं, यहाँ पे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर आपसे जस्ट बिकॉज वी हैव प्रॉमिस्ड कि एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का हर कोई पार्ट डिस्कस होगा, अगर यहां से आगे आपसे क्वेश्चन नहीं बना, ब्रिंग दैट इन आवर नोटिस, हम आपको उसके लिए सप्लीमेंट दे देंगे, ठीक है? वो हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डाउट सेशंस में भी आप पूछ सकते हो हमें, तो क्यों नहीं आया। चलिए यहां तक क्लियर, आगे बढ़े, मैं इरेज कर लूं इस चीज को, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए हमारे। नाउ जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश शाबाश, ओके। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line is representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। शाबाश। तो पहला पेयर में लिखता हूं, यहाँ पे मैं तीनों पेयर्स लिख के रखूंगा, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। या चलिए पहले लिखेंगे, अभी पहला क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी पहली इक्वेशन। एंड दूसरी है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। बेटा मैं एक एक करके अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा। ध्यान से देखिए यहां पे, क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू, ध्यान से, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन चल रहा है इसका। ये क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5 अपॉन 7 है बेटा? क्या b1 अपॉन b2 की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 6 होगी? क्या c1 अपॉन c2 की वैल्यू 8 अपॉन माइनस 9 है? क्या 5/7 इक्वल है माइनस 4 अपॉन 6 के? बिल्कुल भी नहीं। क्या माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल है 8 अपॉन 9 के? अरे यस और नो? बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इक्वल नहीं है, मैं लिखूंगा सिंस। अब ये चीज मुझे चेक करनी भी नहीं थी, अगर आप कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो। बेटा इनइक्वालिटी पहले ही केस में आई तो इनकंसिस्टेंट होगी, समझ जाएंगे हम। सिंस हेयर a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2। तो पूछ रहा क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore the line is representing above equations, the line is representing above equations, the line is representing above equations are
इंटरसेक्टिंग, है ना, तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। बेटा क्या है कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ चुके हैं, a1/a2 इक्वल्स b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। तो दूसरा पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, सेकेंड पार्ट वी हैव 9/x, ये रहा पहला पार्ट, वी हैव 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन में यहां पे लिखूंगा अभी, सेकंड इक्वेशन क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है। चलिए, क्या a1/a2 की वैल्यू, ध्यान से बेटा, a1/a2 की वैल्यू 9/18 होगी? समझा रहा है कि नहीं यार? क्या b1/b2 की वैल्यू 3/6 होगी? बेटा क्या c1/c2 की वैल्यू 12/24 होगी? अरे यस और नो? अब मैं इस चीज को सॉल्व करना चाहूं, 9 1 r 9 2 r 18, 3 1 r 3 3 2 r 6, 12 1 r 12 12 2 r, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? देयरफॉर मैं लिखूंगा सिंस, बेटा ध्यान से, a1/a2 is equal to b1/b2 that is equal to c1/c2। बेटा हमने कल पढ़ा था ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मिले, therefore the line is representing above equations, मैंने ऊपर लिखा है वही वर्डिंग आप रिपीट करोगे, the line is representing above equations are coincident। अरे यस और नो बेटा, यस और नो, कोइंसिडेंट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है ना। अब अगर हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन वो वाली, चलिए पहले हम तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। 6x माइनस 3y, मैं कहां पे लिखूं, यहां पे 6x माइनस 3y। चलिए 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, ये है पहली इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। बेटा इस इक्वेशन के, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैं बात करूं, क्या यहां पे a1/a2 की वैल्यू 6/2 होगी? बेटा क्या b1/b2 की वैल्यू 3/-1 है ना? हाँ, -3/-1 होगी। बेटा y की कोएफिशिएंट है -3, इसमें y की कोएफिशिएंट -1। चलिए उसके बाद क्या c1/c2 की वैल्यू 10/9 होगी? बेटा मैं क्या कैसे करूंगा इसको, 2 1 और 2 2 3 और 6, 2 3 और 6, ये 1 कैंसिल, ये माइनस कैंसिल। बेटा 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो मैं कह सकता हूं हियर, बेटा ध्यान से देखिए, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो जब हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन मिली, लैंग्वेज ऑफ वही वर्डिंग लिखोगे तो यहां पे हमको मिलेंगी कौन सी लाइन्स? शाबाश, परफेक्ट। तो पैरेलल लाइन्स मिलेंगी हमें, क्या सिर्फ इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन्स देखनी थी क्या? हाँ जी, तो यही चेक करना था हमें, तो हमने कर लिया। बेटा यहां तक कोई देखो, तीन इन्होंने एनसीईआरटी ने बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि तीनों केसेस यहां पे डिस्कस होते हैं, इंटरसेक्टिंग वाला भी, कोइंसिडेंट वाला भी एंड पैरेलल लाइन्स वाला भी। कोई डाउट आ रहा है किसी को कहीं पे? पक्का बेटा आपसे होगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी इसके आगे वाले क्वेश्चंस क्या होंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए मैं ये इरेज कर लेता हूं। यहां से भी इसको हटा देते हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। बेटा ये ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इन रेशियोज के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े या ग्राफिकल सॉल्यूशन जो हमने देखा, उसी के इर्द गिर्द ये पूरी एक्सरसाइज घूमती है। तो आज करेंगे हम इंशाल्लाह, ये देखते हैं कहां तक हमारा कंप्लीट होता है। ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बेटा वही रेशियोज कंपेयर करने होंगे। देखो यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस मिलेंगे तो कंसिस्टेंट होगा। अब नो सॉल्यूशन वाली केस हम क्या करेंगे, तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। बेटा कल हम समझा चुके हैं आपको, इजंट इट। चलिए, किसी ने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप किया तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आप पहला लेक्चर देख के आओ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। मैंने ज्यादा ऊपर लिखा क्या?
चलिए यहां से मैं लिखता हूं, दिख रहा है क्या? हाँ जी, वी हैव 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स 5। ये है हमारी पहली इक्वेशन, ये दिख रही है? हाँ जी। सेकंड इक्वेशन वी हैव 2x माइनस 3y इक्वल्स 7, 2x माइनस 3y इक्वल्स 7। तो ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। चलिए यहां पे अब हम रेशियोज कंपेयर करते हैं। देखिए ध्यान से कि यहां पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू, देखो बेटा, आप चाहो तो पहले a1 लिख सकते हो, b1 लिख सकते हो, c1 लिख सकते हो, a2 b2 c2 करके, वो पेपर भरने के लिए आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप रेशियोज कंपेयर करोगे, फिर मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूं। तो ये भी मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम में ये लिख के भी आओगे तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये गारंटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, तो यहां पे अगर मैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखूं, क्या वो 3/2 होगी? बेटा ध्यान से, 3/2। क्या b1 अपॉन b2 की वैल्यू 2 अपॉन में -3 होगी? अरे यस और नो? देखो अब c1 अपॉन c2 में जनरली बच्चे क्या गलती करेंगे, वो 5/7 लिखेंगे। नहीं बेटा, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस 2y। इस 5 को यहां पे लेके आओगे तो -5 इक्वल 0 बनेगा। तो c1 की वैल्यू होगी -5, क्योंकि आपने हर किसी इक्वेशन को ट्रीट करना है एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहां पे कांस्टेंट टर्म थी राइट हैंड साइड में, मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया। यहां पे भी आप ऐसे कर सकते हो, विच एम्प्लाइज 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 आप यहां भी लिखोगे। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या -5 अपॉन -7 होगी। माइनस माइनस तब जाके भी कैंसिल होगा, बट करना आपको यही है, ठीक है, यही प्रोसीजर है। तो क्या 3/2 इक्वल है 2 अपॉन -3 के? कहीं पे नहीं, सिंस a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, therefore the line is representing, beta the line is representing, shabash, above equations are intersecting। तो जब line is intersecting होगी, therefore have a, तो उनका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ये वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, शाबाश, कंसिस्टेंट होगा। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या दूसरे पार्ट में, चलो मैं आपको वर्बली बोल रहा हूं, क्या दूसरे पार्ट में a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/4 होगी? यस और नो? क्या b1 अपॉन b2 की वैल्यू -3 अपॉन -6 होगी? क्या c1 अपॉन c2 की, आप कंफ्यूज हो रहे हो? देखिए 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 ध्यान से। चलिए मैं यहां पे ये वाली इक्वेशन लिखता हूं, यहां पे इक्वेशंस की तरफ ध्यान से देखिए। 2x माइनस 3y -8 इक्वल 0, मैंने पहले ही ट्रांसपोज किया। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 6y, शाबाश, 4x माइनस 6y -9 इक्वल 0, ये है दूसरी इक्वेशन। अब यहां पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या 2/4 होगी? क्या b1 अपॉन b2 की वैल्यू -3 अपॉन -6 होगी? क्या c1 अपॉन c2 की वैल्यू -8 अपॉन -9 होगी? बेटा ये और ये कैंसिल जाएगा, ये और ये कट जाएगा। इसको मैं क्या ऐसे नहीं कर सकता 2 1r 2 2r? बेटा क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 3 1r 3 2r? तो यहां पे इक्वालिटी तो है, बट यहां पे इक्वालिटी नहीं है। तो इन दिस केस यू कैन सी a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2, that is not equal to c1 upon c2। बेटा लैंग्वेज आप यही वर्डिंग यही कॉपी करोगे। क्या इस केस में हमें कौन सी लाइन्स मिलेंगी? शाबाश, तो पैरेलल लाइन्स होंगी कि नहीं होंगी? तो क्या जब हमारे पास पैरेलल लाइन्स होती है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे? किसी पॉइंट पे भी नहीं। तो मतलब फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देयर इज नो सॉल्यूशन, हेंस दिस पेयर इज इनकॉन्सिस्टेंट। वेरी नाइस। तो दिस पेयर इज इनकॉन्सिस्टेंट। पक्का हो गया आपका? चलिए उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट हम यहीं पे करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट करके देखते हैं। फ्रैक्शन देख के बच्चे डर जाते हैं, वरना है कुछ भी नहीं।
चलिए टाइम 56। ओके बेटा, ध्यान से देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए 3/2x 5/3y वी हैव इक्वल 7। तो -7 इक्वल टू 0 बनाऊंगा मैं, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है, 9x - 10y। ओके, ये इक्वल 14 है, मैं -14 इक्वल 0 लिखूंगा। मैंने ट्रांसपोज किया, आप भी करोगे, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं अभी आगे। यहां पे a1/a2 की वैल्यू, क्या a1 की वैल्यू 3/2 है? a1/a2, क्या a2 की वैल्यू 9 है बेटा? यस और नो? शाबाश। चलिए, क्या b1/b2, क्या b1 की वैल्यू 5/3 होगी? क्या b2 की वैल्यू -10 है कि नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो C1/C2 -7/-14। बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड किया, क्या कोई चेंज इससे होगी? नहीं होगी। अब देखो, अब यहां से मल्टीप्लिकेशन करो, 3 का मल्टीप्लिकेशन जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, ऐसे करके करना होता है, ठीक है बेटा। तो 3 जाएगा हमारा 1 के साथ, सो दैट इज इक्वल टू 3। अब 2 × 9, तो क्या 18 बना? यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे करके कीजिए। 5/1r फ्रैक्शन ऐसे जब होगा तो ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होती है। तो 3 × -10 इज -30। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7/1r 7/2r, क्या 1/2 बना? यहां पे बना कि नहीं बेटा? क्लियर है? शाबाश। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3/1r 3/6r 1/6, 5/1r 5/6r। तो ये 1/6 है यहां से, एंड यहां से -1/6 या 1/-6, क्योंकि -30 है ना बेटा, -1/6, तो यहां से है 1/2। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। when a1/a2 is not equal to b1/b2। यहां पे बेटा ध्यान से देखिए, a1/a2 is not equal to b1/b2। बेटा यहां पे 1/6 एंड यहां पे -1/6 है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो सकता है, बट साइन अलग अलग है। 1/6 एंड -1/6 आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहां पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये वाली लाइन्स बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का एक सॉल्यूशन होता है, देयरफॉर इट इज अ कंसिस्टेंट पेयर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाबाश। आगे बढ़े अभी। चलिए, तो फिफ्थ पार्ट आपसे होगा डेफिनेटली, a1/a2 की वैल्यू 5/-10 होगी, b1/b2 की वैल्यू -3/6 होगी, c1/c2 की वैल्यू -22/11 नहीं होगी। -22 को ट्रांसपोज करोगे +22 बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11 को ट्रांसपोज करोगे तो -11 बनेगा। तो 22/-11 होगी। दिमाग से काम लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए आपसे, बना तो ठीक, ना बना तो हम फिर से आपको कल दिखाएंगे इंशाल्लाह। बेटा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट मैं चाहता हूं कि आप इस पार्ट के ट्राई करो। अच्छा अब मुझे बताओ, फिफ्थ पार्ट आपसे होगा क्या? वही फ्रैक्शन वाला। देखो मैंने ये फ्रैक्शन आपको करके दिखाया, ये आप नहीं करना है बेटा, तब भी आपसे नहीं होगा। वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम आपको दिखाएंगे फिर। आर यू गेटिंग मी? मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ, है ना, आपकी भी प्रैक्टिस बन जाए फिर तो। क्लियर? शाबाश। Okay, now before moving to question number 4, let me erase this board. ओके बेटा चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर से वही बात, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। कंसिस्टेंट होगा मतलब कंसिस्टेंट में दो केसेस नहीं मिलते हमको, एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाला, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला। तो दोनों केसेस में हमने क्या करना है? हाँ जी ओके, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है। तो पहला वाला पार्ट आप देखोगे, नहीं पहला मैं नहीं दिखाऊंगा, पहला आप करके दोगे, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट भी आप ही करोगे, तीसरा भी आप ही करोगे,
बेटा सभी बहुत आसान है। देखो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर लो, आप कंसिस्टेंसी चेक करोगे, उसके बाद ग्राफ बनाओगे। आर यू गेटिंग मी? बेटा ऑप्शन नहीं होगा तो हम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में। इज दैट क्लियर? बट मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन नंबर 4 का ट्राई करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इजंट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 तो मेरे हिसाब से 2018, 2021 एंड 22 में 3 साल में कंटिन्यूसली नहीं आया है, मतलब इन 3 सालों में तो आया है, ठीक है, 18, 20 एंड शायद 21 एंड 22 में, बट 3 साल में आया। मैं PYQ चेक कर रहा था अभी, तो मुझे मिला कि ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन, बेटा फिर से वही जो मैंने कीवर्ड्स आपको बताए थे, हुज लेंथ इज 4 मोर देन, शाबाश, कहां गया, इट्स विड्थ is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Just a second. Okay, ध्यान से देखो बेटा। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter. चलो पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन बना के दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए, ये रहा आपका रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ये है इसकी लेंथ, है ना, तो ये है इसकी ब्रेड्थ। अब आप ध्यान से देखिए कि व्हाट आर द गिवन डिटेल्स। अब ध्यान से देखोगे क्वेश्चन की तरफ, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ तो मैं लिखूंगा यहां पे, चलिए मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ कितना है, हाफ द पेरीमीटर, किस चीज का पेरीमीटर, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। मैं मान के चलता हूं कि इसकी ब्रेड्थ मैंने ली x, इसकी ब्रेड्थ मैंने ली, और चलिए मैंने इसकी लेंथ भी ली y। अब ध्यान से देखोगे व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हुज लेंथ इज 4 मोर, तो y लेंथ है, y इज 4 मोर प्लस 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ क्या मैंने x ली है? बेटा यस और नो? आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मैंने कंफ्यूज किया आपको? फिर से सुनिए, क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन छोड़िए फिलहाल, उसके बाद क्या है, हुज लेंथ इज 4 मोर, हुज लेंथ इज 4 मोर, तो मैंने +4 लिखा, देन इट इज विड्थ, इसकी विड्थ है x, तो x + 4। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल बेसिक सा है। अभी हमने जो कीवर्ड्स पढ़े थे, अभी एक ही यूज हुआ है, दोनों में 2 यूज हुए, टोटल ऑफ, और यहां पे यूज हुआ है मोर देन। चलिए अभी देखते हैं, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, तो पेरीमीटर बाय 2 है 36 मीटर, पेरीमीटर बाय 2 है यहां पे 36 मीटर्स। हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। चलिए अभी 36 को यहां से हटाइए। क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है? यस और नो? क्या इसकी लेंथ मैंने y रखी है? इज दैट क्लियर? क्या इसकी ब्रेड्थ मैंने x रखी है? डिवाइडेड बाई 2। मैं यही इक्वेशन आगे ले जा रहा हूं, p/2, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 36। ये 2 कैंसिल, तो यहां से मुझे क्या मिला, y + x = 36। खत्म, टाटा बाय बाय। ये रही हमारी पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। कोई रॉकेट साइंस वाली बात इसमें, क्या कोई दिक्कत वाली बात इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो अब मैं इस चीज को यहां पे लिखूंगा, लेट x बी द ब्रेड्थ या विड्थ लिखोगे आप, एंड y बी द, बेटा क्या मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूं, y बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन। अब देखिए, तो पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज, तो पहली कंडीशन है हुज लेंथ इज, तो लेंथ ली है मैंने y, इज 4 मोर, तो +4 देन इट इज ब्रेड्थ, एंड ब्रेड्थ है x। चलिए इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, डरिए नहीं, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये रही सेकंड। उसके बाद कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन हमारे पास है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर है ना बेटा, वही हुआ पेरीमीटर डिवाइड बाई 2।
तो हाफ पेरीमीटर इसका क्या है, तो मैं फिर से यहां पे लिखूंगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 36। P रिप्रेजेंट्स पेरीमीटर, तो मैं इसका पेरीमीटर लिखूंगा क्या, पेरीमीटर की वैल्यू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है बेटा, यस और नो, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 36। बेटा यहां से 2 और 2 गया तो y प्लस एक्स इक्वल्स 36 मुझे मिली इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन टेबल बनाऊंगा मैं यहां पे, और इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन टेबल बनाऊंगा मैं। देखो यहां पे मुझे ये ट्रांसपोजिशन नहीं करना, y इक्वल्स mx प्लस c की फॉर्म में ही है, तो यहां पे मैं x लेता हूं एंड यहां पे मैं y लूंगा। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 2, तो क्या y की वैल्यू 2 प्लस 4 6 होगी, अरे यस और नो। x की वैल्यू 4, क्या y की वैल्यू 4 प्लस 4 8 होगी, बेटा x की आप कोई भी वैल्यू ले लो। पता चला कि आपने x की वैल्यू 500 लिए, तो वो ग्राफ कहां से बनाओगे, वो 4 किलोमीटर तक ग्राफ बनेगा। तो आप ऐसी वैल्यू लोगे जो आपके ग्राफ पे बनना पॉसिबल हो। जनरली हमारे ग्राफ बुक पे जो है 36-40 के आसपास तक की जो है वो लाइन्स बन जाती है, लेंथ में 36 के आसपास, ब्रेड्थ में 25-20 के आसपास बन जाएंगे आराम से। तो आप थोड़े से फीजिबल पॉइंट्स लोगे। इसी तरीके से अब ये है ना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या मैं इसको यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल्स 36 माइनस एक्स। बेटा मैंने प्लस एक्स को ट्रांसपोज किया टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकेम माइनस एक्स। अब अगर मैं इसका टेबल ऑफ सॉल्यूशन बनाऊंगा, क्या ये वाली लाइन दिख रही है, हाँ जी। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन टेबल बनाऊंगा, ये रहा हमारा x एंड दिस इज y। चलिए तो x की बात करूंगा मैं, जब मैंने x की वैल्यू 10 ली, क्या y की वैल्यू 36 माइनस 10 26 बनेगी। बेटा जब मैं x की वैल्यू लूंगा 16, क्या y की वैल्यू 36 माइनस 16 20 बनेगी। तो ये रहा हमारा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को इस पे प्लॉट करेंगे, तो x की वैल्यू मिलेगी वो ब्रेड्थ होगी, y की वैल्यू मिलेगी वो लेंथ होगी। यहां तक कोई डाउट। बेटा ग्राफ आप खुद बनाओगे, क्योंकि यहाँ देखिए ना 26 है, मेरे इसकी ग्राफ की लेंथ है 13, ऊपर से भी 13 तक की, तो यहाँ पे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप किस पे बनाओगे, ग्राफ पेज पे। आपसे नहीं बन रहा तो हमें बताइएगा, हम बना के देंगे। बट एग्जाम में आपको ही बनाना है, ये इस चीज का भी आप ख्याल रखें। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार गलत होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार तो सही होगा कि नहीं होगा, तो प्रैक्टिस आपने करनी है। चलिए तो ये ग्राफ आप बनाएंगे। मैं आपको बता के रखता हूं कि जब आप इस ग्राफ का सॉल्यूशन निकालोगे, आपको y की वैल्यू मिलेगी 20, शायद x की वैल्यू मिलेगी 16, हाँ यही है आसपास, एज फार एज आई रिमेंबर, क्योंकि सुबह ही मैं दूसरे बैच को पढ़ा के आया हूं। तो ऐसे करके आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं यार, बेटा ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, वो आप बनाओगे। इज दैट क्लियर। बेटा इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट, इफ यू वांट टू राइट इट और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट यू कैन। चलिए तो मैं इरेज कर लूँ अभी, पक्का, शाबाश। ओके चलिए बेटा हम बस ग्राफिकल सॉल्यूशन पे आज की क्लास होने वाली है, उसी पे हम चर्चा करेंगे पूरी ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो जितनी प्रॉब्लम्स हमने अभी तक की, आई होप कि कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्कुल क्लियर इंशाल्लाह हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो आप हमें बोल सकते हो, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि विद इन अ गो और टू। बेटा आप एक चीज समझो, चलिए बाद में बात करेंगे इस बारे में, पहले हम क्वेश्चन करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, तो ये लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 लिखता हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन। ओके, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, शाबाश। बेटा किस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनती है? क्या इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए हमें यह चीज चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2? बेटा अगर यहां पे आप देखोगे a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3
C1 की वैल्यू है -8। मैं अब ऐसी वैल्यूज अज्यूम करूंगा जहां पे आपको A1/A2 इक्वल्स B1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिलेगा, क्योंकि मुझे चाहिए क्या चीज, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो मैं लिखता हूं लेट A2 इक्वल्स 3, B2 इक्वल्स 5, C2 इक्वल्स -10। तो इक्वेशन क्या बनी, तो इक्वेशन बनेगी विच एम्प्लाइज, चलो मैं ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड। अच्छा चलिए पहले अब इस चीज को समझिए, क्या यहां पे नाउ ये जो मैंने A2 अज्यूम किया, क्या अब A1/A2 की वैल्यू 2/3 होगी, क्या B1/B2 की वैल्यू 3/5 होगी, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore the required equation is अब इक्वेशन बनाएंगे, A2 की वैल्यू क्या है 3, तो A2 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस देन वी हैव 5, कोएफिशिएंट ऑफ y देन वी हैव नॉट प्लस बट दिस इज -10 इक्वल टू 0। ये रही आपकी इक्वेशन, बात खत्म। यही तो करना है ना इसमें। चलिए आगे बढ़े। अभी तो दूसरा पार्ट क्या है, पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स के लिए आप मुझे बताओ क्या चाहिए हमें, शाबाश। पैरेलल लाइन्स के लिए हमें चाहिए A1/A2 हैज टू बी इक्वल टू B1/B2 दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हम इन कोएफिशिएंट्स को 2 से मल्टीपल करेंगे। लेट A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू -3 या 3 ले लो आप सिंपली। अब जब आप देखोगे बेटा यहां पे A1 2 है, A2 है 4, तो A1/A2 2/4 मिलेगा, B1/B2 3/6 मिलेगा, C1/C2 -8/3 मिलेगा। 2 1s are 2, 2 are 3, 1 are 3, 2 are, ये दो आपस में इक्वल है बट ये वाला इक्वल नहीं है। क्या ये दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है। तो फॉर दिस केस, इस सिनेरियो में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस के लिए क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगी, बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगी 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। आप सोच रहे होगी कि सर बोर्ड में बहुत इधर उधर करके लिखता है, बेटा बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, बोर्ड की सीक्वेंस भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए ये रही दूसरी इक्वेशन। क्या थर्ड पार्ट आपसे होगा कोइंसिडेंट लाइन्स। बेटा A1/A2 हैज टू बी इक्वल टू B1/A2 दैट हैज टू बी इक्वल टू C1/C2। सभी कोएफिशिएंट्स को किसी कॉमन नंबर से मल्टीपल करेंगे, फॉर एग्जांपल 2, तो इसको मैं मल्टीपल करूंगा 2 से तो 4x बनेगा। बेटा ये इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 6y -16 इक्वल टू 0। ये रही हमारी इक्वेशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आयु ज्यादा ऊपर लिखी मैंने, चलिए यहां पे लिखता हूं मैं 4x प्लस 6y -16 इक्वल टू 0। ये है हमारा तीसरा पार्ट इसका, ये इक्वेशन बनेगी। आप देखोगे 2/4 इज इक्वल टू 3/6 दैट इज इक्वल टू -8/16, 1/2 1/2 1/2 सबका रेशियो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या है। ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको ये वाला दिखाऊंगा ताकि फिर से आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन जो हो रिकैप हो। चलिए बेटा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए। पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूं, यहां पे 1 2 3 4 5, यहां से है 8 9 10 11 6 5, यही है 12 13 -1 -2 -3 -1 और -2। चलिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करना है हमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस
शेड द रीजन। देखो बेटा, सबसे पहले हमको इसका ग्राफ बनाना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है, विच इम्प्लाइज बेटा मैं माइनस वाई को ट्रांसपोज करूंगा कि क्या प्लस वाई बनेगा। अगर मैंने माइनस वाई को ट्रांसपोज किया, x अपनी जगह प्लस 1 भी अपनी जगह, इस माइनस वाई को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस वाई बनेगा। वी हैव y इक्वल्स x प्लस 1, तो यही से मैं इसकी टेबल ऑफ सोल्यूशन बनाऊंगा। ये रहा x एंड ये है y, तो x की वैल्यू में दूंगा फॉर एग्जांपल 2, तो क्या y 2 प्लस 1 3 बनेगा, अरे यस और नो। x की वैल्यू में लूंगा 5, क्या y, शाबाश, 5 प्लस 1 6 बनेगा। तो एक पॉइंट है मेरे पास 2,3, दूसरा पॉइंट है मेरे पास 5,6, खत्म। अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बेटा बिल्कुल ग्राफ पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, वी हैव 3x प्लस 2y, ध्यान से 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। इज दैट क्लियर, विच इम्प्लाइज, देखो बेटा पहले मैं 2y को अपनी जगह रखूंगा, इस माइनस 12 को मैं ट्रांसपोज करूंगा कि क्या प्लस 12 बनेगा, अरे यस और नो। इस प्लस 3x को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस 3x बनेगा। बेटा यहां पे 2 इज इन रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहां से मैं हटाऊंगा तो यहां से डिवीजन में जाएगा। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। चलिए तो अब करेंगे सॉल्व, इसके लिए टेबल ऑफ सॉल्यूशन यहां पे बनाएंगे। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ डेफिनेट y। देखिए x की वैल्यू मैंने ली फॉर एग्जांपल 2, तो 3 2 और 6, 12 माइनस 6 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। ये हुआ कि नहीं हुआ बेटा, समझ आ रहा है कुछ, पक्का, ओके। x की वैल्यू लेते हैं 4, 3 4 आर 12, 12 माइनस 12 इज 0, 0 डिवाइड बाई 2 इज 2, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, तो x 4 y 0। बेटा समझ आ रहा है कुछ, हाँ जी। मैं बिल्कुल बेसिक ग्राफ्स आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई न्यूटन रैप्सन मेथड नहीं चल रहा जिससे आप कंफ्यूज हो। आप कंफ्यूज हो रहे तो बेसिक्स वीक है, पहला लेक्चर देख के आइए। आर यू गेटिंग मी? चलिए ध्यान से, उसके बाद भी कोई डाउट है तो डाउट सेशन में डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए अभी देखते हैं। अभी तो पहला पॉइंट है 2,3, ये 2 x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, ये रहा हमारा 2,3। दिख रहा है कि नहीं, दिखना भी चाहिए। चलिए तो 2,3 है। दूसरा है 5,6, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 6, ये रहा हमारा 6। तो अब मैं इस लाइन को ज्वाइन करूंगा, इन दो पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ये शाबाश स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके। तो दूसरा क्या है हमारे पास 2,3, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, तो ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, इसी लाइन पे है ये। ओके, देन वी हैव 4,0, हाँ जी, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, मतलब यही है 4,0। x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे कुछ होता तो ऊपर जाना पड़ता, y एक्सिस 0 है तो ऐसे ही रुकेंगे x एक्सिस पे। तो अब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, क्या ये ट्राइंगल बना हमारा। तो डिटरमाइन द वर्टिसेस करनी थी। अब इस वर्टेक्स की आप बात करोगे, क्या ये 2,3 पे है, 2,3। अब इस पॉइंट की आप बात करोगे, क्या ये 4,0 पे है, 4,0। अब इस पॉइंट की बात करोगे, क्या ये -1,0 पे है, -1,0 पे। द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर 2,3, 4,0, -1,0। एंड उसके बाद बहुत ही क्या बोला इन्होंने, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। शायद ही आप में से किसी से हो तो मैं शेड करके रखता हूं। ये हुई हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। बेटा क्या मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूं? नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं। आपको ज्यादा लग रहा है तो आप रुक के आप इस लेक्चर को 2 स्लॉट्स में भी देख सकते हैं। आपने आधी लेक्चर देख ली, उसके बाद उसको सॉल्व किया, फिर से देख लिया। बेटा आपके लिए ये चीज समझना भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी टीचर के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अभी 2 ही लेक्चर्स हुए, हो सकता है कि आपकी कनेक्शन नहीं बनी अभी मेरे साथ। सो विद द टाइम, देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जनरली, हमने एक सोर्स से पढ़ा है, चाहे मैं बुक की बात करूं या मैं टीचर की बात करूं,
दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं। आपने फॉर एग्जांपल एक सोर्स से पढ़ा तो उस सोर्स से बात नहीं बनी, आपने स्विच किया टू नेक्स्ट सोर्स, उससे भी बात नहीं बनी तो आपने सोर्स चेंज कर दिया। मेरे एक बहुत बड़े टीचर थे, मतलब मेरे टीचर थे, मैं उनको बहुत बड़ा मानता हूं, टीचर्स बड़े होते हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने वो मुझे कहा करते थे कि बेटा आप किसी प्लांट को कहीं पर लगाओगे, पौधे को आपने शाम को लगाया, सुबह देख रहे हो यार ग्रोथ ही नहीं हुई, आपने उठाया दूसरी जगह प्लॉट किया, ग्रोथ ही नहीं हुई वहां पे, वहां भी उठाया तीसरी जगह प्लॉट किया। आप हर रोज उसकी पोजीशन जो है चेंज करते रहते हो, तो आपको क्या मिलेगा? क्या कोई नतीजा बरामद होगा वहां से? वो प्लांट ग्रो कभी नहीं करेगा। तो क्या करना है, एक प्लांट को जगह दीजिए, उसके बाद उस पर थोड़ा सा पानी बरसाइए, देखिए कि प्रॉपर सनलाइट मिल रही है क्या नहीं, उस पर फर्टिलाइजर्स डालिए, उसके बाद यू हैव टू वेट अ लॉन्ग, आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रोथ दिखेगी। यही बात है आपके सोर्सेज पे। आप सोर्सेज स्विच करते रहते हो। आपने एक किताब पढ़ी, प्रदीप समझ नहीं आए तो आपने दूसरी एबीसी चुन ली, एबीसी को छोड़ दिया, फिर कुछ और किताब पढ़ ली, फिजिक्स के लिए एक पढ़ ली, तो या आपने एक सोर्स से पढ़ा, एक टीचर से पढ़ा, समझ नहीं, तो बेटा टाइम दो हर किसी चीज को, कनेक्शन बनने में टाइम लगता है, उसके बाद ही आप मेरे वर्ड्स को रिलेट कर पाओगे। आर यू गेटिंग मी? तो ये हमारी दूसरी क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अलजेब्राइक सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। टिल द नेक्स्ट क्लास स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच एंड मेहनत करते रहिए, ठीक है बेटा? टेक केयर।